कक्षा 11 इकोनॉमिक्स, हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप समांतर माध्य व्यक्तिगत श्रेणी में। प्यारे बच्चों, आज इस व्याख्यान पर आपको हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत समांतर माध्य पर चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में यह प्रश्न कैसे हल किया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न हमारा बनता है, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? समंतमाला में किसी बिंदु के चारों ओर समंतमाला के अन्य बिंदुओं के जमा होने की प्रवृत्ति को हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या है? उस बिंदु को जिसके आसपास अन्य बिंदुओं के जमा होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसको हम केंद्रीय बिंदु या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या औसत माध्य या केवल माध्य कहते हैं। सांख्यिकी माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिसके चारों तरफ व्यक्तिगत चर मूल्य अत्यधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए इसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न होगा, माध्यों का महत्व हमारे व्यवहारिक जीवन में क्यों है? सांख्यिकी विश्लेषण में माध्यों का विशेष महत्व होता है। इसीलिए डॉक्टर बाउले ने कहा है, सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है। क्योंकि यह समष्टि का नेतृत्व करता है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। यदि हम एक देश की प्रतिव्यक्ति आय को जानने के लिए हम कुछ लोगों के आय के श्रम को याद नहीं कर सकते हैं और ना ही उसके निष्कर्ष को ही निकाल सकते हैं। प्रति व्यक्ति औसत आय की जानकारी करने के लिए एक चित्र हमारे सामने तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपस्थित हो जाता है। एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत विशेषता का महत्व तो हो सकता है, लेकिन समूह के लिए उसका कोई महत्व नहीं हो सकता है। समूह के लिए केवल प्रतिनिधि मूल्य का ही महत्व हो सकता है, जो केवल माध्यम के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसलिए माध्य को गणितीय क्रिया का आधार माना गया है, जिसकी सहायता के लिए आप जानते हैं माध्य जो होते हैं वो व्यक्तिगत संबंधों को अंक गणितीय रूप में प्रकट करने के लिए तत्पर होते हैं। इसलिए माध्य जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं? गणितीय माध्यमों का आधार माना जाता है। इसलिए इसमें व्यक्तिगत श्रेणी के जो भी संबंध होंगे अथवा खंडी श्रेणी के जो भी संबंध होंगे या अविच्छिन्न श्रेणी के जो भी संबंध होंगे वो इसके द्वारा अंक गणितीय रूप में प्रकट किए जाएंगे। प्यारे बच्चों, आपको बताया गया है श्रेणियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होता है व्यक्तिगत श्रेणी, अंग्रेजी में कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। नंबर दूसरा हमारा होता है खंडित श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्क्रीट और ब्रेक सीरीज। तीसरा होता है अखंडित या सतत श्रेणी, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। प्यारे बच्चों, आज हम ये सवाल बताएंगे आपको हम, जो होगा व्यक्तिगत श्रेणी के संबंध में प्रश्न कैसे हल किया जाएगा। एक प्रश्न हम लिख रहे हैं और उसे आपको हम समझाएंगे। चलो प्यारे बच्चों, प्रश्न 1, व्यापारी की 7 दिनों की विक्रय राशि इस प्रकार है। एक व्यापारी है, वो अपने विक्रय राशि को इस तरह से दर्शा रहा है, रुपयों में लिखा है। पहले व्यापारी का विक्रय राशि है 120 रुपए, दूसरे का 118 रुपए, तीसरे का 103 रुपए, चौथे का 135 रुपए, पांचवें का 110 रुपए, छठवें का 147 रुपए और सातवें का 160 रुपए। ये विक्रय राशि दी गई है। प्रत्यक्ष व लघु दोनों विधियों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। प्यारे बच्चों, पहले आप देखेंगे ये सवाल किस श्रेणी का है, अर्थात यह सवाल व्यक्तिगत श्रेणी का है या खंडी श्रेणी का है या अखंडी श्रेणी का है। पहले हमें सवाल की पहचान करना होगा। आप जानते हैं जिस प्रश्न में पद मूल्य के सामने आवृत्ति नहीं लिखी गई होती है उसको हम व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल कहते हैं। इंडिविजुअल सीरीज का प्रश्न कहते हैं। अब हम क्या करेंगे,
इसके नियम का अनुपालन करते हुए हम प्रश्न को हल करेंगे। इसलिए यहाँ सवाल में देख रहे हैं केवल पदमूल्य लिखा गया है, इसके सामने कोई आवृत्ति नहीं लिखी गई है, इसलिए यह सवाल किस श्रेणी का हुआ? व्यक्तिगत श्रेणी का हुआ। अब बताया गया है कि जिस प्रश्न में पदमूल्य के सामने आवृत्ति नहीं लिखी गई होती है उसको हम व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल कहेंगे। अब हम क्या करेंगे? व्यक्तिगत श्रेणी के नियमों का अनुपालन करते हुए हम प्रश्न को हल करेंगे और अपने निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे। यहाँ लिखा है प्रत्यक्ष और लघु दोनों विधियों से समांतरवाद की जानकारी आपको करना है। आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो इसमें एक कॉलम बनाया जाएगा, दूसरा कॉलम बनेगा, दो कॉलम में सवाल लगाया जाएगा। पहले कॉलम में हम लिखेंगे क्रम संख्या, यहां लिखा गया क्रम संख्या, और दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे विक्रय राशि। विक्रय राशि लिखेंगे, रुपयों में लिखा गया है, रुपयों में। अब आप देख रहे हैं कुल कितने व्यापारी हैं? 7 दिनों की लिखा है, एक विक्रय राशि दी गई है। एक व्यापारी है, 7 दिन की वो विक्रय की राशि को दर्शा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गया। विक्रय की जो राशि है, पहले दिन की विक्रय राशि है 120 रुपए, दूसरे दिन की विक्रय की राशि है 118 रुपए, तीसरे दिन की विक्रय की राशि है 103 रुपए, चौथे दिन की विक्रय की राशि है 135 रुपए, पांचवें दिन की विक्रय की राशि है 110 रुपए, छठवें दिन की विक्रय की राशि है 147 रुपए, और सातवें और अंतिम दिन की विक्रय की राशि है 160 रुपए। अब हम क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे, विक्रय राशि को हम जोड़ लेंगे। 8 3 11 5 16 7 23, हासिल आएगा 2 2 2 4 1 5 5 3 8 1 9 4 13 13 6 19, हासिल आएगा 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 893 रुपया। यह क्या मिला आपको? यह सिग्मा यम बराबर मिला। अब ये जो आपको मिलेगा यन बराबर 7 दिन है। संख्या जो हमारी है, जो पदों का नंबर है वो 7 है, और सिग्मा यम माने क्या होता है? श्रेणी के विभिन्न पदों के मूल्य का योग 893 आया। इसलिए अब हम सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। जो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लिखाया गया है वो सूत्र ये लिखाया गया है, A बराबर सिग्मा यम अपान यन। A बराबर लिखा गया है, ये माने आप जानते हैं अर्थमेटिक में सिग्मा माने क्या होता है? जोड़ या योग का चिन्ह। यह माने क्या होता है? श्रेणी के विभिन्न पदों का मूल्य का योग,
7 से भाग किया जाएगा। अब यहां देखिए सिग्मा यम बराबर आया है, ए बराबर लिखेंगे सिग्मा यम 893 है बटे यन है 7 दिन की विक्रय की राशि है, तो एक दिन की विक्रय की राशि क्या होगी उसका औसत हमें निकालना है। तो 7 से भाग कर दिया जाएगा, भाग कर दिया जाए, 7 के साथ 1 आया, 9 19 बना, 19 में 7 से भाग करिए, 7 दूनी 14 होता है, 7 दूनी 14 है, 5 आएगा, 53 बन गया, 53 में 7 से भाग करिए, 7 7 से 49 यानी 7 बार जाएगा तो 7 लिखा गया। अब देखिए 49 4 53 होता है, 4 आएगा, उसमें बार नहीं जाएगा, दशमलव आपको यहाँ रखना पड़ेगा, दशमलव बढ़ गया तो 4 में आगे शून्य बढ़ाइए, 40 बन गया, 40 में 7 से भाग करके 7 बचे 35 अर्थात 5 बार जाएगा। तो ए बराबर क्या आपको मिल गया, ए बराबर 127.5 ये औसत बिक्री आपको मिल गई। औसत बिक्री जो आपको मिली है वो औसतन एक दिन की जो विक्रय की राशि है वो 127 रुपया 50 पैसा है। प्यारे बच्चों इस सवाल आपको समझ में आ गया होगा। पुनः देख लें, ये जो सवाल दिया गया है कि एक व्यापारी की 7 दिनों की विक्रय की राशि आपको दर्शाई गई है, रुपयों में लिखा है 120 रुपए, 118 रुपए, 103, 135, 110, 147, 160। अब आप देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष और लघु दोनों विद्युत सवाल आपको हल करना है। तो पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी समझे कैसे ये सवाल किस श्रेणी का है। आपको बताया गया है जिस प्रश्न में पद मूल्यों के सामने आवृत्ति नहीं लिखी गई होती है उसको हम कहा करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल। अब हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी के नियमों का अनुपालन करते हुए हम सवाल को हल कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं क्रम संख्या लिखी गई है, तो 7 दिन 1 2 3 4 5 6 7 दिन लिख लिया गया और विक्रय की राशि लिख दी गई है रुपयों में। पहले दिन की विक्रय की राशि, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, पांचवें दिन की, छठे दिन की और 7वें दिन की विक्रय राशि लिखी गई है। इसका कुल योग कर दिया गया तो सिग्मा यम बराबर आया, जिसका मतलब होता है कि श्रेणी के विभिन्न पदों के मूल्य का योग 894 रुपया आया। और आप देख रहे हैं कि 7 दिन यन बराबर हो गया 7 अर्थात पदों की संख्या जो 7 है इससे हम भाग करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र आपको बताया गया है, ए बराबर सिग्मा यम अपान यन, जहां इसके अर्थ बता दिए गए हैं। ए बराबर होता है अर्थमेटिक मीन, सिग्मा माने होता है जोड़ या योग का चिन्ह, यन बराबर होता है श्रेणी के विभिन्न पदों के मूल्य का योग, यन बराबर होता है पदों की संख्या। तो ए बराबर आप देख रहे हैं 893 है, 893 में 7 से भाग किया गया जो कट करके आया 127.50 अर्थात औसतन एक दिन की बिक्री हमारी आई 127.50, ये औसत बिक्री एक दिन की हुई है। क्या बच्चों ये देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष विधि का सवाल लगा दिया गया। अब हम क्या करेंगे, लघु विधि से इस सवाल को भी हल करेंगे। यही आंसर उसमें भी आएगा लेकिन उसके लगाने के तरीके अलग हो जाएंगे, उसको भी आपको समझा दे रहे हैं। अब इसको हम यहां मिटा देते हैं। अब सवाल को पुनः लिखेंगे, आंसर जो आएगा आपका 127.50, ये आंसर आपका आया है। यही आंसर आपका लघु विधि से भी आएगा। यहां हम लिखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में, चूंकि ये सवाल व्यक्तिगत श्रेणी का हो गया, व्यक्तिगत श्रेणी में लघु विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना, ये दूसरे नियम का सवाल है।
इस नियम का प्रयोग हम कब करते हैं? जब पद मूल्य बड़े हों, पद आकार बड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं? लघु विधि का प्रयोग हम कर लेते हैं, उसी सवाल को हल करते हैं। इसलिए यहाँ सवाल में पद संख्या बहुत छोटी भी है, पद आकार छोटा भी है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? लघु विधि से ही हम सवाल को हल कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखें यहाँ क्रम संख्या, ये पहला कॉलम होगा। दूसरा कॉलम हमारा होगा विक्रय की राशि रुपयों में। तीसरा कॉलम हमारा यहां बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सवाल लघु विधि का है, इसमें लिखेंगे कल्पित माध्य। किसी को इसमें माध्य मानना पड़ता है, कल्पित माध्य। अब देखिए यहां पहले हम क्रम संख्या लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्रम संख्या लिख दिया गया। विक्रय की राशि को हम लिख लें, पहले दिन की विक्रय की राशि 120 रुपया है, दूसरे दिन की विक्रय की राशि 118 रुपए है, तीसरे दिन की विक्रय की राशि 103 रुपए है, चौथे दिन की विक्रय की राशि 135 रुपया है, पांचवें दिन की विक्रय की राशि है 110 रुपए, छठवें दिन की विक्रय की राशि है 147 रुपए और सातवें दिन की विक्रय की राशि है 160 रुपए। आगे लिखा है कल्पित माध्य। अब इस श्रेणी के पद के मूल्य दिए गए हैं, इनमें से किसी को भी हम कल्पित माध्य मान सकते हैं। आइए हम ऊपर की संख्या को मान लें। कल्पित माध्य 120 से विचलन माने क्या होता है? अंतर, जिसको हम डीएक्स कहते हैं, विचलन डीएक्स। डी माने होता है डिफरेंस, एक्स माने होता है श्रेणी के विभिन्न पदों के मूल्य का अंतराल निकाला जाएगा। तो इसलिए 120 यहां माना गया है कल्पित माध्य, इसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। अंग्रेजी में कहते हैं अज्यूम्ड मीन, हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य। अब देखिए 120 ऋण 120 करेंगे आप, 118 ऋण 120 करेंगे। कल्पित माध्य क्या होता है? सभी पद मूल्यों से घटाया जाता है। 103 ऋण 120, 135 ऋण 120, 110 ऋण 120, 147 ऋण 120, 160 ऋण 120। ये देखिए कल्पित माध्य को लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे? इसके अंतर को निकालते हुए धन ऋण के चिन्हों को भी ध्यान देंगे। यदि श्रेणी के पदों का मूल्य कम होता है, कल्पित माध्य का मूल्य अधिक होता है, तो जो अंतर आता है वो ऋण में आता है। लेकिन यहां देख रहे हैं 120 ऋण 120 बराबर क्या होगा? शून्य होगा। यहां शून्य लिखा है। अब देखिए श्रेणी के पद का मूल्य 118 रुपए है और कल्पित माध्य 120 है। कल्पित माध्य अधिक है, श्रेणी के पद का मूल्य कम है, तो जो अंतर आएगा वो किसमें आएगा? ऋण में आएगा, अर्थात माइनस में आएगा। क्योंकि इधर सब प्लस होता है, धन होता है। अब कल्पित माध्य जो यहां लिखा गया है उससे इसको घटाया जाना है, तो 118 कम है, 120 अधिक है, तो यहां ऋण में आएगा, अंतर की राशि माइनस में आएगी। तो कितना होगा यहाँ? ऋण 118 तो नहीं घटेगा, 120 में से 118 घटेगा तो कितना आएगा? 18 2 20 होता है, तो ऋण 2 आएगा। देख रहे हैं? पुनः लिखिएगा 103 के श्रेणी के पद का मूल्य है, कल्पित माध्य 120 है, 120 अधिक है, यह कम है, अतः ऋण में आपका अंतर आएगा। तो 120 में से 103 घटाइए, 17 3 20 होता है, तो इसलिए ऋण 17 यहां पे आएगा। समझ रहे हैं ना?
120 में से 103 को घटाया गया, अर्थात श्रेणी के पद का मूल्य कम है, कल्पित माध्य का मूल्य अधिक है। तो ऋण में ये आपको मिल रहा है, जो विचलन है, जो अंतर है वो 17 का मिला, लेकिन माइनस नहीं मिला। पुनः आगे देखिए, 135 आपका ये श्रेणी के पद का मूल्य है, 120 क्या है, ये कल्पित माध्य का मूल्य है। तो 135 अधिक है, जो धन है, धन अधिक है, ऋण कम है, यहाँ धन में आपका अंतराल या विचलन आएगा। तो कितना आएगा, 135 से 120 घटाइए 15 आएगा, 120 में 15 जोड़ेंगे 135 होता है, तो यहाँ होगा ये 15। आगे देख रहे हैं, 110 में से 120 घटाया जाना है, लेकिन 120 में से 110 घटेगा। तो श्रेणी के पद का मूल्य 110 कम है, कल्पित माध्य का मूल्य अधिक है, तो अंतर किसमें आएगा, ऋण में आएगा। तो ऋण यहाँ लिखा जाएगा, ऋण, अब कितना आएगा, 110 120, कितना अंतर हुआ, 10 का अंतर हुआ, यहाँ केवल -10 लिखा जाएगा। अब आगे देखिए, 147 श्रेणी के पद का मूल्य है, 120 कल्पित माध्य का मूल्य है, इसमें से ये घट जाएगा, अर्थात धन की संख्या अधिक है। तो कितना आएगा, धन आएगा, अंतर की राशि क्या होगी, 47, 20 कितना होता है, 47 में से 20 निकालिए तो 27 आएगा। तो यहाँ आया 27। समझ में आ रहा है बच्चों, 147 में से 20 निकाला गया तो 27 आया। यहाँ देखिए 160 इस श्रेणी के पद का मूल्य है, अधिक है, कल्पित माध्य का मूल्य 120 है, कम है, अतः प्लस में यानी धन में आपका अंतर आएगा। तो कितना आएगा, धन 40, ये आपका अंतर आएगा। अब देखिए, ये कल्पित माध्य से क्या किया गया, विचलन को मालूम कर लिया गया, अर्थात अंतर को मालूम कर लिया गया। जो हमें क्या मिला, dx मिला, जिसको बोलते हैं डिफरेंस फ्रॉम x सीरीज, अर्थात जो अंतर हमको मिला है उस श्रेणी के पद के मूल्य से अंतर हमको मिला है। अब हम क्या करेंगे, धन ऋण के चिन्हों को पुनः हम जोड़ करके देखेंगे dx कितना आया, उसको कहते हैं सिग्मा dx। आइए यहां देखते हैं, यहां लिखेंगे सिग्मा dx बराबर क्या होगा, इसको हम पहले धन को धन में जोड़ लें, ऋण को ऋण में जोड़ लें, फिर घटाएं, देखें धन अधिक आता है या ऋण अधिक आता है। आइए यहां जोड़ा जाता है, पहले हम प्लस को जोड़ लें, प्लस 15 प्लस 27 प्लस 40, यह एक में हो गया, जोड़ देते हैं 7 5 12, हासिल आएगा 1 1 1 2 2 2 4 4 8, इन्हीं धन राशि आपको मिला। ऋण जोड़ ले, ऋण जो आपका है, ऋण 2 है, ऋण 17 है और ऋण 10 है। कि कितना इसका योग हुआ, 7 2 9 और 1 1 2 29 हुआ। यहाँ ऋण 29 आप यहाँ घटा दें, 12 में से 9 गए कितना होगा 3, 7 में से 2 गए कितना होगा 5, यानी धन 53 आया। यहाँ क्या मिला आपको, सिग्मा dx मिला आपको, धन 53 मिला, धन 53 मिला। और यहाँ आप देखिए n बराबर होगा 7, जो 7 दिन की प्रत्येक राशि है, तो ये 7 दिन n बराबर 7 हो गया। अब आइए इसके सूत्र क्या आपको लिखाए गए हैं, इसके सूत्र आपको लिखाए गए हैं लघु विधि का सूत्र लिखाया गया है, लघु विधि सूत्र लिखा गया है a बराबर x प्लस सिग्मा dx अपॉन n। यहां a बराबर क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, x बराबर क्या होता है, अज्यूम्ड मीन, जिसको हम कल्पित माध्य कहा करते हैं। सिग्मा माने बताया गया आपको जोड़ या योग का चिन्ह, dx माने होता है
विचलन का योग, यह बराबर होता है पदों की संख्या। अब आइए देखिए यहाँ सिग्मा डीएक्स कितना आया है, धन 53 आया है, यानी कितना है 7। तो a बराबर x कितना है 120 माना गया है, तो कैलकुलेट माध्य है, यहाँ लिखेंगे 120 धन यहाँ लिखा है, धन लगाइए। ऊपर लिखा है सिग्मा डीएक्स आया है धन 53, यहाँ लिखेंगे धन 53 लिख दिया गया, बटे यह लिखा है, यह आपका देखिए 7 है, यहाँ 7 लिखा गया। अब आप क्या करेंगे, a बराबर 120 धन 53 में 7 से भाग करना होगा, तो कै बार जाएगा, 53 में भाग करिएगा 7 सत्ते 49, 7 बार जाएगा, यानी 7 से काटेंगे तो आएगा 7 सत्ते 49, 4 53 होता है, 4 आया, बार नहीं आएगा, शून्य बढ़ाएंगे लेकिन पहले दशमलव लगाएंगे यहाँ, तो 40 बन गया, 40 में 7 से भाग करिए, 7 पचे 35, 5 बार जाएगा, तो 7 पचे 35 लिखा गया यहाँ, यानी 7.5 आया। ये क्या आया, ये धन 7.5 आया, इसलिए a बराबर 120 में धन 7.5 जोड़ दीजिए, तो a बराबर क्या मिल गया, 127.5 मिल गया। कैसे इसको जोड़ेंगे, 120 में ये होगा 7.50 ऐसे जोड़ा जाएगा, जोड़ते हैं तो 0 5 7 2 1, क्या आ गया 127.5 रुपए औसत बिक्री एक दिन की इस विधि से भी आ गई। तो दोनों विधि का सवाल देखा आपने, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि से सवाल देखा आपने, दोनों विधि से आपके आंसर वही आए जो पहली विधि से आए, इसलिए प्यारे बच्चों ये सवाल आपका सही है। तो दोनों विधि में देखा आपने सवाल जो लगाने का तरीका रहा है प्रत्यक्ष विधि से और लघु विधि से, वो एक जैसा तो नहीं है, दोनों की सूत्र अलग है, लेकिन हमारी मंजिल एक है, हमारे लक्ष्य एक है, उस लक्ष्य पर हम पहुंच गए। प्यारे बच्चों आप देख रहे हो, सवाल समझ में आ गया ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा।